Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start lecture number 7 part 2 of second year biology, and it is about excretion in vertebrates. These are the screenshots of page number 12 to 15. We will discuss these pages in the next slides. So today's lecture points, we will discuss excretion in human, urinary system, concentration of excreted product and related hormone, and lastly we will go through some questions. So we are going to discuss excretion in human. Basically human excretory system के अंदर हम सबसे मेन सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं जो है यूरिनरी सिस्टम, और इसी को ही हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे. पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 2 बीन शेप्ड किडनीज आ जाती हैं, यूरेटर्स हैं, ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड एसोसिएटेड वेस्कुलर सिस्टम. जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि 2 किडनीज़ आपको नज़र आ रही हैं. उसी के साथ से ही यूरेटर्स येलो कलर के ओरिजिनेट कर रहे हैं, ब्लैडर के अंदर वो पोर करते हैं यूरिन, और उसी के साथ ही एसोसिएटिव वेस्कुलर सिस्टम जिसमें रीनल आर्टरी है, रीनल वेन है जो ब्लड सप्लाई करती है और लेकर जाती है किडनी से. अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेप्स इन यूरिनरी ट्रैक्ट. बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे कि यूरिन किस तरह बनने के बाद कौन कौन से पाथवे से गुजरता है. तो बेसिकली गर्ल्स, यूरिन की फॉर्मेशन होती है बाय द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, और ब्लड की फ़िल्ट्रेशन कर कौन रहा है, ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है किडनी के अंदर, और मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द किडनी टू फॉर्म द यूरिन. हम पढ़ेंगे आगे नेफ्रॉन के बारे में. बाकायदा ट्यूबुलर सिस्टम है ये पूरा, और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. सो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन इज़ कलेक्टेड इन द पेल्विस रीजन. पेल्विस रीजन कौन सा है? सबसे इनर मोस्ट रीजन होता है किडनी का, उसके अंदर यूरिन को कलेक्ट किया जाता है. यूरिन लीव्स द किडनी थ्रू द डक्ट यूरेटर. यूरेटर येलो कलर की डक्स लीव करती हुई नज़र आ रही हैं किडनी से, और ये नीचे जाएंगी ब्लैडर के अंदर यूरिन को पोर करेंगी. यूरेटर्स ऑफ बोथ किडनीज ड्रेन इनटू यूरिनरी ब्लैडर थ्रू सेंट्रल ओरिफाइस. ये ओपनिंग होगी जिसके थ्रू यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन को पोर किया जाएगा. यूरिन लीव्स द बॉडी ड्यूरिंग यूरिनेशन फ्रॉम द ब्लैडर थ्रू अ ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा विच एम्पटीज नियर वेजाइना इन द फीमेल एंड थ्रू पेनिस इन द मेल. सो अब यूरेटर के ने अपना ब्लड यूरिनरी ब्लैडर के अपना यूरिनरी ब्लैडर में डाल दिया है. अब यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरेथ्रा एक डक्ट है वो लेकर जाएगी यूरिन को बॉडी से बाहर, और वो एम्पटी किया जाता है नियर द वेजाइना इन द फीमेल एंड पेनिस इन मेल. स्फिंक्टर मसल्स नियर द जंक्शन ऑफ द यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर कंट्रोल्स द यूरिन इन द ब्लैडर. तो बेसिकली रिफ्लेक्सेस मौजूद होते हैं, कंट्रोल किया जाता है यूरिन को, थोड़ी देर के लिए स्टोर किया जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर स्फिंक्टर मसल्स की रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन से यूरिन को बॉडी से बाहर निकाला जाता है. हाउ डज़ किडनी वर्क्स. तो हम बेसिकली किडनी के अंदर उसका स्ट्रक्चर भी साथ देखेंगे और उसके देखेंगे कि वो किस तरह फंक्शनिंग करती है. तो बेसिकली पेयर ऑफ किडनीज contain million of functional units nephron which is responsible for the formation of urine. As I told you earlier, nephrons basically these are the functional unit and are responsible for the formation of urine. Kidneys weight account for less than 1% of total body weight but filter 20% blood supplied with each cardiac beat. अगर हम किडनीज़ का वेट देखें तो ये बॉडी के वेट से बहुत कम होता है, 1% ही है, लेकिन इसकी जो फिल्ट्रेशन पावर है वो ज़्यादा है. हर कार्डिक बीट के साथ वो 20% ब्लड बॉडी का फ़िल्टर करता है. तो बेसिकली किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म किस तरह कर रहा है? नेफ्रॉन के थ्रू. सो अब हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. नेफ्रॉन एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी. अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स हैं नेफ्रॉन्स की किडनी में. अगर हम किडनी का स्ट्रक्चर देखें तो बेसिकली किडनी के 3 पार्ट होते हैं. अगर आपको याद हो, किडनी का आउटर मोस्ट रीजन कॉर्टेक्स कहलाता है, देन मिडल रीजन मेड्यूला कहलाता है, और इनर मोस्ट रीजन जो होता है उसका वो पेल्विस बनाता है, जिसको हम रीनल पेल्विस भी कहते हैं. तो जो नेफ्रॉन कॉर्टेक्स रीजन में मौजूद होंगी वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहलाएंगी, और जेक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन वो नेफ्रॉन होंगी जो कॉर्टेक्स और मेड्यूला के जंक्शन पर मौजूद होंगी. जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है,
कॉर्टिकल एंड जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन आप देख सकते हैं। जो कॉर्टिकल पोर्शन है रेड कलर का, उसमें नेफ्रॉन मौजूद हैं, वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहलाएंगी। और जो जंक्शन पे मौजूद हैं वो जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स कहलाती हैं। उनका जो लूप रीजन है वो नीचे मेड्यूला की तरफ जा रहा होता है और ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। नाउ कम टूवर्ड्स द पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। अब हम नेफ्रॉन के देखते हैं कितने पार्ट हैं। नेफ्रॉन कॉन्सिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। उसके अंदर आपको साथ में डायग्राम भी साथ साथ देखते जाएं। ग्लोमेरुलर कैप्सूल, आपको एक ब्लाइंड एंड नज़र आएगा नेफ्रॉन का, जिसको ग्लोमेरुलर कैप्सूल कहा जाता है। ये एक ब्लाइंड सैक है, इसको हम बोमेन कैप्सूल भी कहते हैं। उसी के साथ आगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आ जाती है। इसने नेक्स्ट जो रीजन आ रहा है, सेकंड रीजन है, वो प्रॉक्सिमल है। पहला है कॉन्वोल्यूटेड है, मतलब इसमें कॉन्वोल्यूशन मौजूद है, तो इस वजह से इसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। उसी के साथ ही नीचे की तरफ जाएं तो लूप बनाती है ये ट्यूब्यूल, जिसको डिसेंडिंग लूप ऑफ हनले कहेंगे। नीचे की तरफ ये जा रही है और उसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन आएगा वो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। फिर ये ऊपर की तरफ आएगी, तो इस वजह से असेंडिंग लूप ऑफ हेनले बेसिकली जिस साइंटिस्ट हेनले ने इसको डिस्कवर किया था इस लूप को, उसी के नाम से इसको लूप ऑफ हेनले का नाम दिया जाता है। उसके बाद है हमारे पास सेकंड लास्ट जो पोर्शन आ रहा है ट्यूब्यूल का, वो डिस्टल ट्यूब्यूल है। जैसे प्रॉक्सिमल थी इस तरह डिस्टल है। डिस्टल के बाद जो आखिरी आएगा पोर्शन वो कलेक्टिंग डक्ट है। यहाँ पे यूरिन को कलेक्ट किया जाता है बाकायदा। हम अभी नेफ्रॉन ही के पार्ट पर हैं, पहले हमने उसके पार्ट्स देखे। अब हम देखेंगे कि वेस्कुलर सिस्टम भी है, उसके भी डिफरेंट नेम्स हैं जो इसी के साथ एसोसिएटेड है, जिसने रीएब्जॉर्प्शन करनी है और जिसने पूरा कवर किया होता है इस नेफ्रॉन को। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे रीनल आर्टरी है, उसने आगे फर्दर डिवाइड होना है और एफरेंट आर्टीरियोल बनाना है। एफरेंट आर्टीरियोल ने आगे जाके ग्लोमेरुलस बनाना है, जो क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज है। क्लस्टर ऑफ कैपिलरी से निकलने के बाद वही एफरेंट आर्टीरियोल इफरेंट आर्टीरियोल बनाएंगी। इफरेंट आर्टीरियोल ने फर्दर कैपिलरी नेटवर्क में डिवाइड एंड रीडिवाइड होके पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बनानी है, जो कवर कर रही होती हैं डिस्टल और प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स को। नीचे की तरफ जब जाएंगी तो ये नीचे वेजा रेक्टा बनाएंगी, जिसने लूप ऑफ हेनले को कवर किया हुआ है। ये अब आपको एक कंप्लीट लेबल डायग्राम नज़र आ रही है। इसको अगर आप गौर से देखें तो मैग्नीफाई किया गया है एक किडनी के पार्ट को और एक उसका पिरामिड लिया गया, और ये पिरामिड जो है उसके अंदर कॉर्टेक्स और मेड्यूला रीजन नज़र आ रहा है, और एक नेफ्रॉन को उन्होंने मैग्नीफाई किया उसके अंदर से। तो मैग्नीफाई करके जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये कम्प्लीटली लेबल्ड है। इसमें एफरेंट आर्टीरियोल इफरेंट आर्टीरियोल दिखाई जा सकती है, बोमेंस कैप्सूल नज़र आ सकता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले के ऊपर वेजा रेक्टा है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और फिर लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट है। नाउ कम्स टूवर्ड्स द स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि यूरिन किस तरह बनता है। हम बेसिकली नेफ्रॉन के स्टेप्स पढ़ने जा रहे हैं कि नेफ्रॉन किस तरीके से यूरिन की फॉर्मेशन करता है। तो सबसे पहले हम 3 स्टेप्स देखते हैं, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशंस। फिर साथ में आप डायग्राम भी नज़र आ रही होगी। फ़िल्ट्रेशन बेसिकली किसको कहते हैं? फ़िल्ट्रेशन में सबसे पहले ब्लड को फ़िल्टर किया जाता है, और ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन ब्लड पासिंग थ्रू द ग्लोमेरुलस इज़ फिल्टर्ड इनटू द बोमेंस कैप्सूल। ग्लोमेरुलस walls are porous, so blood is filtered here. The filtrate comes into capsule is called Bowman's filtrate, and it contain numerous salts, amino acids and glucose into aqueous solution. So basically सब जो ग्लोमेरुलस की वॉल्स हैं वो पोरस होती हैं, और यहाँ पे ब्लड का प्रेशर, जिसे हम फिल्ट्रेशन प्रेशर कहते हैं, वो ज़्यादा होता है। इस वजह से ब्लड को फ़िल्टर किया जाता है, और वो फ़िल्टर होने के बाद जो फिल्ट्रेट आएगा उस कैप्सूल के अंदर, जिसको बोमेंस कैप्सूल का नाम दिया गया है, बोमेन ने ये डिस्कवर किया था, इस वजह से इसको बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। और उसके अंदर जो फिल्ट्रेट आएगा आफ्टर द ब्लड फिल्ट्रेशन, उसको हम बोमेंस फिल्ट्रेट कहेंगे। इसके अंदर अभी भी यूज़फुल सॉल्ट्स, अमीनो एसिड्स और ग्लूकोज हैं, जिनको आगे फर्दर रीएब्जॉर्प्शन की जाएगी उनकी दोबारा से वापस वेस्कुलर सिस्टम में। नेक्स्ट है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन में जितने भी यूज़फुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो डिस्टल प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में रीएब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। उसके बाद सिक्रीशन है। सिक्रीशन साथ साथ हो रही होती है, ट्यूबुलर एपिथेलियम रिलीज़ कर सिक्रीट कर रहे होते हैं हाइड्रोजन आयन, ताकि बैलेंस किया जा सके फिल्ट्रेट की पीएच को।
हम आ जाते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स पर। बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं और यूरिन के अंदर इनको किस तरह कंसंट्रेटेड बनाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में वाटर कंज़र्व किया जा सके और वेस्ट सब्सटेंसेस को बाहर निकाला जा सके with a maximum conservation of water. तो mammalian kidney conserve 99.5% of water and water is conserved in the urine formation by two ways. दो तरीके हैं, counter current multiplier है और एक hormonal system है. Hormones भी involved हैं basically in the concentration of urine. हम काउंटर करंट मल्टीप्लायर को देखते हैं। बेसिकली काउंटर करंट मल्टीप्लायर को काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्यों कहा जाता है? यहाँ पर आपको जैसा कि एक नेफ्रॉन की लूप नज़र आ रही है, लूप ऑफ हेनले, उसके अंदर एक असेंडिंग लूप होती है जो एक डिसेंडिंग है जो नीचे की तरफ जा रही है और एक असेंडिंग है जो ऊपर की तरफ जा रही है। तो बेसिकली इन लूप्स के अंदर का जो फ्लूइड है उसका जो फ़्लो है वो ऑपोजिट होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो होता है। इस वजह से इसको काउंटर करंट कहते हैं क्योंकि फ्लूइड का फ़्लो जो है वो ऑपोजिट है। फिर मल्टीप्लायर का नाम इसी वजह से दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट पम्प्स हैं जो इंक्रीज़ कर रहे होते हैं यूरिया की और सोडियम की कंसंट्रेशन को मेड्यूला के अंदर। इस वजह से हम इसे कहते हैं कि ये एक मल्टीप्लायर काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज़्म है। हम आगे जाके इसको थोड़ा और डिटेल में भी स्टडी करते हैं। हम देखेंगे कि काउंटर करंट मैकेनिज़्म वर्क किस तरीके से करता है। काउंटर करंट मैकेनिज़्म में असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब में फ्लूइड का जो फ़्लो है वो ऑपोजिट होता है, जिसकी वजह से जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है उसको एक ग्रेडियंट वे में इस्टेब्लिश किया जाता है और इस दौरान सोडियम को भी कंजर्व किया जाता है और वाटर को भी बॉडी के अंदर वापस भेजा जाता है। During this mechanism, there is a gradual osmotic outflow of water from the filtrate back to kidney as it passes downward through the descending limb of loop of Henle. Furthermore, ascending limb of loop does not allow the outflow of water from its filtrate. Instead, it actively poured a sodium ion into the kidney interstitium to sustain its higher concentration. Basically, इस counter current exchange multiplier का मकसद जो है वो वाटर और सोडियम को बॉडी के अंदर वापस भेजना है। तो इसके लिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक डायग्राम मैंने यहाँ पर दिखाई हुई है। इसमें 4 डायग्राम हैं जिसमें बेसिकली बताया क्या गया है कि जो लूप ऑफ हेनले है उसका जो टॉप होता है वो कॉर्टेक्स के रीजन में होता है और उसका जो बॉटम है वो मेड्यूला के रीजन में होता है। यहाँ पर कलर से शो किया जा रहा है, ये बेसिकली किडनी इंटस्टिशियम के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को दिखाया जा रहा है कि टॉप पर अगर देखा जाए तो 400, 600 और नीचे की तरफ जाएं तो ये ऑस्मोलैरिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। सेम इज़ द केस विद द इनसाइड ऑफ द ट्यूब्यूल ल्यूमेन। इसके अंदर भी सेम यही केस होगा जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा डिसेंडिंग, असेंडिंग और लूप ऑफ हेनले। इसमें जो थिक असेंडिंग लिम्ब है जहाँ पर 200 लिखा हुआ है, ये बेसिकली यहाँ पे वो सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट के पंप होते हैं जो सॉल्ट को कंटिन्यूसली बाहर एक्टिवली निकाल रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि असेंडिंग लिम्ब में वाटर का आउटफ्लो नहीं होता जबकि डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर का कंटिन्यूसली आउटफ्लो हो रहा होता है। तो वाटर के आउटफ्लो को बरकरार रखने के लिए सॉल्ट को असेंडिंग लिम्ब में बाहर निकाला जाता है ताकि बाहर हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट हो और उसको कंपनसेट करने के लिए वाटर डिसेंडिंग लिम्ब से कंटिन्यूसली बाहर निकल जाए, ठीक है। जैसा कि आपको मालूम है कि वाटर हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ मूव करेगा, तो डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर बाहर की तरफ निकलेगा। क्यों निकल रहा है? क्योंकि बाहर किडनी इंटस्टिशियम में जो सॉल्यूट की कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह वो अपने बैलेंस को बरकरार रखने के लिए डिसेंडिंग लिम्ब वाटर बाहर निकालेगा और अंदर की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखेगा और जो असेंडिंग लिम्ब है उसके अंदर जो ऑस्मोलैरिटी है वो 200 ही रहेगी। ये जस्ट एक एग्जांपल दी गई है समझने के लिए कि बेसिकली जो लूप ऑफ हेनले है वहाँ पे डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब के अंदर जो आउटफ्लो है उसके नतीजे में जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो किस तरह इस्टेब्लिश होता है। तो इसी तरह
सेम इज़ द केस विद द कलेक्टिंग डक्ट में भी वाटर के जो एक्वापोरेंस हैं वो होंगे और वाटर वहाँ से आउटफ्लो करेगा। तो बेसिकली इस पूरे मैकेनिज़्म का मतलब क्या है कि वाटर और सोडियम को बॉडी के अंदर वापस भेजना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो अमाउंट है वो बॉडी के अंदर कंज़र्व रखी जा सके और उसका और जो यूरिनरी एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट है उसको कंसनट्रेट बनाया जा सके। नाउ कम टुवर्ड्स द हार्मोनल मैकेनिज़्म। हम देखते हैं कि कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं इन द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम आयन in the kidney. There are basically two hormones, antidiuretic hormones and aldosterone. Antidiuretic हार्मोन को ADH से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये रिलीज़ कहाँ से होता है? सेक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। ये पिट्यूटरी ग्लैंड का हिस्सा है जो ब्रेन के अंदर मौजूद है और ये सिक्रीशन होगी इसके पोस्टीरियर लोब से। वर्क कहाँ पर करता है? किडनी में। ये डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में ये हेल्प करेगा इन द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द फिल्टरेट बैक टू द किडनी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को कंजर्व किया जा सके। लेकिन डिपेंड करता है कि बॉडी में वाटर की अमाउंट कितनी है। अगर सफिशेंट सप्लाई होगी वाटर की बॉडी में तो लेस ADH प्रोड्यूस होगा और उसके नतीजे में डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा, और अगर रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई होगी वाटर की बॉडी में तो मोर ADH प्रोड्यूस होगा और उसके नतीजे में कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा। एल्डोस्टेरोन की तरफ आते हैं। एल्डोस्टेरोन बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड ये सिक्रीट कर रहा है, और एड्रिनल ग्लैंड के भी दो पोर्शन होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। हम आगे इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट कमिंग चैप्टर्स में। अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से ये एल्डोस्टेरोन रिलीज़ होगा और इसका फंक्शन क्या है? टू रीअब्सॉर्ब द सोडियम आयन फ्रॉम द फिल्ट्रेट। मतलब बॉडी के अंदर अगर ब्लड के अंदर सोडियम का लेवल कम हो जाता है तो एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलस मिलता है और ये रिलीज़ होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से, और ये ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम का जो एक्टिव पंपिंग है उसकी फ्रॉम द असेंडिंग लिम्ब, उसको ज़्यादा करेगा ताकि सोडियम वापस किडनी इंटस्टिशन से होता हुआ वो वेजर रेक्टा के थ्रू ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम में वापस आ जाए। तो इस तरह सोडियम को कंजर्व कर लिया जाता है। नेक्स्ट अब हमारे क्वेश्चंस पर। व्हाट इज़ काउंटर करंट मल्टीप्लायर, विच हार्मोन्स आर इन्वॉल्व इन द कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट। आपने इसमें दोनों हार्मोन्स के बारे में बताना है, ADH और एल्डोस्टेरोन। हाउ कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स टेक्स प्लेस। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है 4 मार्क्स का तो उसमें आपने ये डिटेल में लिखना होगा, जिसमें आपने काउंटर करंट मल्टीप्लायर और हार्मोन दोनों वेज को लिखना है कि किस तरह ये कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स में हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद है व्हाट आर द स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो इसमें फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन के स्टेप्स आ जाएंगे। व्हाट इज़ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट अलग से उसी में से ही क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं। व्हाट इज़ ट्यूबुलर सेक्रेशन, ये भी उसी में से आप इसका 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उसको लिख सकते हैं। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, तो इसमें डिफरेंट पार्ट्स आ जाएंगे, उसकी लेबल डायग्राम आ जाएगी। व्हाट इज़ यूरिनरी सिस्टम, तो इसमें भी उसके पार्ट्स आ जाएंगे, उसका पाथवे आ जाएगा, यूरिन की कलेक्शन कैसे होती है, कहाँ कहाँ से गुजरता है बॉडी से बाहर, कहाँ से निकलता है, कौन से पार्ट से गुजरता हुआ जाता है। तो ये तमाम जो हमने स्टडी किया उसमें ये कवर हो सकता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स, टाइप्स जक्स्ट कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। Thank you so much. Inshallah, we will discuss kidney and its problem in the next part of this lecture.